अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म। बेसिकली आपकी जो आईआर की थियरीज हैं, पार्ट वन के स्टार्ट में ही है। मैं इनको इन बिट्स एंड पीसेस आपको पढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम अगर इनको इकट्ठा पढ़ेंगे दे विल बी टू मच टू बियर इन योर माइंड एट वन टाइम। तो हम जब इनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस ऑफ दीज थियरीज, जैसे हमने रियलिज्म और आइडियलिज्म को पढ़ा, तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी देखी हैं इन द फॉर्म ऑफ मर्केंटाइलिज्म एंड लिबरलिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे नियो लिबरलिज्म एंड नियो रियलिज्म। नियो न्यू से ले लें आप, सीमिंगली द ईस्ट वेस्ट राइवलरी की वजह से ना हमें अंदाज़ा हुआ कि रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड ही इस दुनिया के निज़ाम को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन 1950, 60 और 70 की दहाई में हमें अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब बेहतर किए जाएं स्टेट्स के दरमियान, तो उसकी वजह से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रैवल, कम्युनिकेशन बढ़ती हैं और जो इश्यूज़ हैं वो बैठ के हल करने की एक राह निकलती होती है। तो क्या किया स्कॉलर्स ने, उन्होंने जो पहली आइडियलिज्म थी ना या लिबरलिज्म जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक प्रिवेल कर रही थी और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह आ गई, तो उसकी एक रीफॉर्मुलेशन की गई। नियो लिबरल्स जो हैं वो लिबरल आइडियाज जो पुराने हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि प्रोग्रेस और चेंज आनी चाहिए, मगर वो साथ ही रिप्यूडिएट भी करते हैं आइडियलिज्म को। वो अप्लाई करते हैं उन थेरीज को जो कि साइंटिफिक हैं, जो कि ऑब्जर्वेशनल पैटर्न के ऊपर बेस करती हैं, ना कि विशफुल हैं। 1950 की दहाई में वेस्टर्न यूरोप में आपको पता है एक रीजनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो रहा था। मुल्क आपस में डिपेंडेंट हो रहे थे कॉम्प्लेक्सली। तो नियो लिबरल्स ने इस बात को स्टडी किया कि किस तरीके से ये वाली जो इंटीग्रेशन है इट फेड ऑन इट सेल्फ, कि कॉपरेशन इन वन एरिया लेड टू द कॉपरेशन इन अदर एरियाज ऑल्सो। तो वंस अगेन एक कॉम्प्लेक्स वेब की तरह चीजें फैल रही हैं, सुकड़ रही हैं, इस तरह का मामला हो रहा है। पहला स्ट्रैंड नियो लिबरलिज्म का कहलाता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये कहता है कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जब फैलती हैं, सोशियोलॉजिकली जब स्टेट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तो उसकी वजह से वॉर ऑब्सोलीट हो जाती है और उस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से हम आपस में ज्यादा बेहतर कॉपरेट कर सकते हैं। 1970 की दहाई में रॉबर्ट क्यूहेन और जोसेफ नाए, इन्होंने इन आइडियाज को मजीद डेवलप किया और इन्होंने कहा कि यही कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ रही है वेस्टर्न यूरोप और जापान के अंदर। दूसरी कि एक हायरार्की, एक एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज है। मतलब ये कि इस वक्त स्टेट्स के एजेंडा को मिलिट्री सिक्योरिटी डोमिनेट नहीं करती, बल्कि उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन पॉलिसी के अंदर कम होता चला जा रहा है। अब स्टेट्स इतनी ज्यादा आपस में इंटरडिपेंडेंट है। आप चाइना और यूएस की मिसाल ले लें इस केस में, कि दोनों अंदर से हमें पता है कि एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इनका ट्रेड वॉल्यूम कोलोसल है आपस में। यू कैन जस्ट सी द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ चाइना एंड यूएस। ट्रंप ने इसीलिए चाइना के ऊपर काफी इल्जाम भी लगाया है कि चाइना पायरेसी वगैरह कर रहा है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है दोनों स्टेट्स की कि दोनों एक दूसरे के ट्रेड के बगैर अब सर्वाइव शायद ना कर सकें। तो इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो वॉर है वो तकरीबन ऑब्सोलीट है इनके दरमियान। दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है इंटरडिपेंडेंस रियलिज्म। सिंपल, दे कॉम्प्लेक्सली डिपेंड ऑन ईच अदर। और जब इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है तो स्टेट्स फिर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ रुजू करती हैं, जैसे यूएन, जैसे डब्ल्यूटीओ, जैसे आईसीजे। तीसरा स्ट्रैंड कहलाता है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। अगेन जो मैंने आपको बता दिया कि जब इंटरडिपेंडेंस ज्यादा हो जाएगी तो मसलों को रिजॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का सहारा लिया जाएगा, डब्ल्यूटीओ का,
यूरोपियन यूनियन का, OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या उससे लेस फॉर्मल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे डिफरेंट रीजीम्स, NPT हमने जिक्र किया था, या नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम, या सिंपल बायलैटरल इश्यूज रिगार्डिंग शिपिंग, एविएशन, कम्युनिकेशन। और चौथा स्ट्रैंड कहलाता है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये वो वाला स्ट्रैंड है जो कहता है कि डेमोक्रेसीज आपस में फाइट नहीं करती, ठीक है। और कोल्ड वॉर के अंदर और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद डेमोक्रेसीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं इस दुनिया में कि अब रिपब्लिकन लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसीज विल नेवर फाइट एंड दे विल रिजॉल्व देयर इश्यूज एमिकेबली। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बेसिकली वही थ्योरी है कि दे डोंट फाइट and their peace is based on 3 pillars. First, peaceful conflict resolution. दूसरा, common values among democratic states, जिसकी एक common moral foundation होती है fundamentally. और finally, economic cooperation between them. ये एक टेबल की फॉर्म है कि लिबरलिज्म सोशियोलॉजिकल हमें बताती है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लोज होंगे, स्टेट आपस में सोशियोलॉजिकली बाउंड होंगी। इंटरडिपेंडेंस बताती है कि कॉपरेशन की तरफ जाएगा मामला। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म बताती है कि रीजीम्स बनेंगी, और रिपब्लिकन लिबरलिज्म हमें बताती है कि डेमोक्रेसीज विल इंश्योर पीस। लेकिन साथ ही एक और काम भी हो रहा था, वो ये था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज आपस में कॉपरेट कर रही थी, लेकिन ईस्ट वेस्ट राइवलरी वैसे की वैसे एग्जिस्टेंट थी, वॉर्स हो रही थी। हम देखते हैं 1973 का अरब ऑयल एम्बार्गो, 1973 की अरब इजराइल वॉर, जिसमें वेस्ट ने प्रीडोमिनेटली सपोर्ट किया इजराइल को। 1967 की अरब इजराइल वॉर। तो ईस्ट वेस्ट की कन्फ्रंटेशन ना चाहते हुए भी आ रही थी। तो वहां से रियलिज्म का एक नया स्ट्रैंड आया, नियो रियलिज्म। केनेथ वॉल्ट्स बंदा था, इसकी किताब है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया साइंटिफिक बिहेवियरिज्म से इंस्पायर होके। इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने ये देखना है कि एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट या मॉरल डायलेमास ऑफ जो फॉरेन पॉलिसी हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा रिलाई नहीं करना, बल्कि इसकी बजाय हमने एक ऐसी चीज़ देखनी है जो इन चीज़ों से हटके है, विच इज़ द स्ट्रक्चर। वॉल्ट्स ने कहा कि ये बात तो हकीकत है कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशंस है वो एनार्किक है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। साथ ही उसने कहा कि इसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, और हर स्टेट ने डिफरेंट काम करने हैं, डिफेंस का, टैक्स का, इकोनॉमिक रेगुलेशन का। तो हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि हर स्टेट ये काम एक ही तरीके से नहीं कर सकती। कुछ स्टेट्स बेहतर होती हैं, कुछ स्टेट्स नहीं। जैसे नॉम चॉम्स्की की ये किताब है फेल्ड स्टेट्स, कभी टाइम मिला तो CSS के पेपर्स के बाद पढ़ लीजिएगा, अभी नाम ही काफ़ी है। उसमें भी कैपेबिलिटीज का जिक्र है। तो हमने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि स्टेट्स डिफर इन देयर पावर। तीसरी बात, हमें इस बात का भी अंदाज़ा रखना पड़ेगा कि सिस्टम जो है वो वेरिएशनल है। 1945 के बाद बायपोलर था US और सोवियत यूनियन, और अब ये मल्टीपोलर है। 1991 के बाद इट वेंट अ फेज ऑफ यूनिपोलैरिटी अगेन व्हेन US alone sat on the summit of the pyramid of international politics, but now it is multipolar. ऐसा स्टेट्स उभर रही हैं, फ्रांस, चाइना, रशिया। You can gauge yourself very much better nowadays by reading the newspaper. न्यू रियलिस्ट ये कहते हैं कि कॉपरेशन होती है स्टेट्स में, ऐसी बात नहीं है कि हर स्टेट अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही हमेशा परसू करे। लेकिन जब स्टेट्स कॉपरेट करती हैं, दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर and they also try to preserve their autonomy. और states हमेशा आपस में कन्फ्रंट नहीं करती,
हमेशा ये जो रियलिज्म का था कि स्टेट्स ऑलवेज एक्ट इन देयर इंटरेस्ट विच विल इनएविटेबली लीड टू वॉर, नियो रियलिज्म कहती है कि ऐसी बात नहीं है। और अगेन ये नेचर नहीं है स्टेट्स की, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह का है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं से आ जाता है। नियो रियलिस्ट्स ने गेम थ्योरी और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, हमने बैलेंस ऑफ पावर ऑलरेडी पढ़ा है। गेम थ्योरी भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें आप अपनी मूव्स, आपकी जो मूव्स हैं वो राइवल की मूव्स के मुताबिक वेरी करती हैं। और बैलेंस ऑफ पावर भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, कि अगर एक स्टेट की पावर ज़्यादा हो रही है जैसे हमने पढ़ा था, तो बाकी स्टेट्स कोशिश करती हैं कि उसकी पावर को बैलेंस करने की एक सही की जाए। अगेन पावर यहाँ पे भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। स्टेट्स दो मीन्स अडॉप्ट करती हैं अपनी पावर को या ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। माई पेन इज डिसीविंग मी क्वाइट ऑफन नाउअडेज। इंटरनल में अगेन सिंपल है, ऑटोनॉमी अपनी प्रिजर्व करना, सेल्फ सफिशिएंसी होना इकोनॉमी के अंदर, डिपेंडेंस ना होना किसी के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ का डेवलप करना। एक्सटर्नल में अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए कोalitions की तरफ जाना, अलायंसेस की तरफ जाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और बात कि स्टेट्स एक अजीब से फियर में भी होती हैं, फियर टू हैव बीन ओवरकम बाय अदर स्टेट्स। ज्यादा डिपेंडेंस अगर हमारी हो गई किसी स्टेट पे तो वी कैन बी ओवरकम बाय दैट स्टेट। और अगेन इसके अंदर दो तरीके से डिपेंडेंस हो सकती है। एक होती है प्योर डिपेंडेंस, एक वीक स्टेट की एक स्ट्रॉन्ग पे। एक होती है इंटरडिपेंडेंस, जो तकरीबन एक पोलैरिटी जहाँ पे इक्वल हो पावर्स की। इस तरीके से स्टेट्स आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं। I hope it is so much clear to you people. We meet in the next lecture and don't forget to like my WhatsApp group. Thank you so much.